नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, मौर्य, मुगल, आखिर ये बने कैसे? आज हम उन्हीं शासकों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। हम ये समझेंगे कि एक साम्राज्य की नींव रखने के लिए आखिर क्या-क्या लगता है। तो सवाल यही है, क्या साम्राज्य बनाने का कोई एक सेट फॉर्मूला है, कोई एक प्लेबुक? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन तरीकों को समझते हैं जिनसे भारत के महान राजवंशों का जन्म हुआ। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज एक साम्राज्य को पनपने के लिए चाहिए एक मजबूत जमीन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्राचीन मगध साम्राज्य, जो न जाने कितने ही राजवंशों का घर बना। देखिए, मगध की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। सोचकर देखिए, एक तो यहाँ गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन थी, मतलब खेती से कोई चिंता नहीं। फिर ये उस जमाने के मेन ट्रेड रूट्स पर था, तो पैसा भी खूब आता था। यहाँ लोहे और तांबे के बड़े बड़े भंडार थे, जिनसे हथियार बनते थे। और तो और, तीन तरफ से नदियों से घिरा होने की वजह से इसकी सुरक्षा भी एकदम नेचुरल थी। और एक खास बात, मगध ने ही पहली बार अपनी सेना में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। ये सब कुछ मिलाकर मगध को एक पावर हाउस बना रहा था। अच्छा, साम्राज्य बनाने का एक और तरीका भी है, और वो है क्रांति। जब पुरानी पावर कमजोर पड़ती है तो एक नई ताकत उठ खड़ी होती है। सोचिए, माहौल कैसा था? सिकंदर जा चुका था, पूरे उत्तर भारत में उथल पुथल मची हुई थी, और जो नंद वंश था वो लोगों में अपनी लोकप्रियता खो चुका था। ऐसे में एंट्री होती है एक नए हीरो की, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने जो किया वो बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रेटेजिकली किया। लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ ही सालों में अपने साम्राज्य को पंजाब तक फैला दिया और आखिर में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक समझौता करके अपनी पश्चिमी सीमाओं को भी महफूज कर लिया। ये दिखाता है कि कैसे एक विजनरी लीडर उथल पुथल को अवसर में बदल सकता है। ओके, तो क्रांति एक तरीका हुआ, लेकिन पावर में आने का एक और रास्ता भी है। वो है सिस्टम के अंदर से ही ऊपर उठना। देखिए, हर संस्थापक कोई बागी नहीं होता। कुछ लोग बहुत लंबा खेल खेलते हैं, बस सही मौके का इंतजार करते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है दंती दुर्ग की, जिसने अधीनता को आधिपत्य में बदल दिया। जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ थे चालुक्य, दक्कन की एक बहुत बड़ी पावर, और उनके नीचे काम करता था दंती दुर्ग, बस एक सामंत। लेकिन जैसे ही उसे मौका दिखा, उसने अपने ही स्वामियों को गद्दी से हटा दिया और एक नए शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश की नींव रख दी। ये दिखाता है कि सब्र और सही समय का इंतजार भी आपको एक साम्राज्य दे सकता है। और अब बात करते हैं एक चौथे पैटर्न की। ये तब होता है जब बाहर से आए नए शासक एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, ये तो 5 अलग अलग राजवंशों का एक लंबा सिलसिला था। शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश से, फिर आए खिलजी, तुगलक और सैयद वंश, और इसका अंत हुआ बहलोल लोदी के लोधी वंश के साथ। हर बार एक नया संस्थापक आता था और दिल्ली की सत्ता का चेहरा बदल जाता था। और फिर सल्तनत के दौर का अंत हुआ। एक नई ताकत ने दस्तक दी, वो थे बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने पानीपत की लड़ाई में आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, सल्तनत का दौर खत्म किया और मुगल युग की शुरुआत की। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये लोदी वंश का शासन था। यही वो सल्तनत थी जिसे बाबर ने चैलेंज किया और पानीपत की लड़ाई में इसे जीतकर भारत में मुगल राज की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक चलने वाला था। तो हमने साम्राज्य बनाने के कुछ तरीके तो देख लिए, लेकिन सच कहूं तो ये तो बस एक झलक है। भारत का राजवंशों का इतिहास बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए दक्षिण के महान चोल वंश के बारे में, जिसे विजयालय ने स्थापित किया, या फिर वो गोल्डन एज वाला गुप्त वंश, जिसकी शुरुआत श्री गुप्त ने की थी। कला के दीवाने पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। और अगर वापस मगध की बात करें तो वहां हर्यक वंश की नींव बिंबिसार ने रखी थी। और हाँ, दक्षिण के उस पावरफुल विजयनगर साम्राज्य को कैसे भूल सकते हैं, जिसे 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर खड़ा किया था। ये लिस्ट तो सच में कभी खत्म नहीं हो सकती। भारत के इतिहास में इतने राजवंश हैं, इतने संस्थापक, हर किसी की अपनी एक अलग, एक यूनिक कहानी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से अगली कहानी किसकी सुनी जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।